नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने हमारे नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की पूर्व न्यायाधीश महोदया जस्टिस रूमा पाल के द्वारा सन 2011 में दिए गए 5वें जस्टिस वीएम तारकुंडे मेमोरियल लेक्चर के बारे में। दोस्तों, 2011 के अपने इस लेक्चर के अंदर जस्टिस रूमा पाल ने जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है उसको लेकर के काफ़ी मुद्दे उठाए थे और जब वो लेक्चर उन्होंने दिया उस वक्त देश के काफ़ी बड़े जो न्यायाधीश है वो वहाँ मौजूद थे। उनके सामने जस्टिस रूमा पाल ने जिस तरीके से मुद्दे उठाए और जिन मुद्दों को उठाया, देश की जुडिशियल हिस्ट्री में उन मुद्दों का अपना एक अहम स्थान है। और आज़ादी के बाद और ख़ास करके 70 के दशक के बाद इमरजेंसी के बाद से वो मुद्दे हमेशा से जुडिशियल इंटीग्रिटी, जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए लाइमलाइट में रहे हैं। अपने इस लेक्चर में जस्टिस रूमा पाल ने जो शुरुआत की, उन्होंने जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात से अपनी बात को शुरू किया और उन्होंने बताया कि आज़ादी के बाद 70 के दशक तक इंडियन जुडिशियरी काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट थी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के कंट्रोल से। लेकिन 70 के दशक में जब सुप्रीम कोर्ट ने एक के बाद एक उस वक्त की सरकारों के खिलाफ फैसले देने शुरू किए और जिन फैसलों के फलस्वरूप ऐसा माना जाता है कि इमरजेंसी जो लगाई गई थी देश में वो भी सुप्रीम कोर्ट के उन आदेशों की वजह से ही लगाई गई थी जिनकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने देश की प्रधानमंत्री को उनके जो चुनाव को जो है खारिज कर दिया था। और उसके बाद ही ऐसा माना जाता है कि अपनी जो सत्ता को बचाए रखने के लिए उस वक्त की जो सरकार थी उसने देश के ऊपर इमरजेंसी को थोपने का काम किया। इमरजेंसी के दौरान और इमरजेंसी के बाद में जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस थी, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता थी, वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगी। उसको चुनौतियां अलग अलग तरीकों से मिलने लगी। आज़ादी के इमरजेंसी के समय जो एक जुडिशियल इंडिपेंडेंस पे एक जो बड़ा आघात सरकारों द्वारा किया गया था वो था कि इमरजेंसी से पहले जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जो जस्टिस होते थे, जज होते थे, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते थे। लेकिन इमरजेंसी के दौरान सरकार ने उस नियम को ताक पर रख दिया और सरकार के इस निर्णय के खिलाफ जस्टिस HR खन्ना ने रिजाइन भी किया था। उसके बाद अलग अलग तरीकों से सरकारों ने जुडिशियरी की जो इंडिपेंडेंस थी उस पर आघात पहुंचाने शुरू किए। उसी दौरान एक संविधान के अंदर ये इन्होंने एक बहुत अच्छा एक पॉइंट रखा था कि संविधान में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके जुडिशियरी की कुछ पावर्स को ट्रिब्यूनल्स बना करके वहां पे शिफ्ट कर दिया गया। जबकि जो हमारा संविधान का जो मूल ढांचा है वो इस तरीके की किसी भी चीज़ का जो है किसी भी ऑप्शन का समर्थन नहीं करता है। लेकिन सरकार ने, क्योंकि इमरजेंसी थी, जुडिशियरी जो है रेंग रही थी, उसका फ़ायदा उठाते हुए सरकार ने जुडिशियरी के कुछ जो पावर्स थे वो ट्रिब्यूनल्स को सौंप दिए। और ट्रिब्यूनल्स में आपने देखा होगा अधिकतर ट्रिब्यूनल्स में जो दबदबा रहता है वो सरकार का रहता है, सरकार के नुमाइंदों का रहता है, IAS ऑफिसर्स का या अन्य जो टेक्निकल ऑफिसर्स होते हैं, टेक्निकल पोस्ट वाले लोग होते हैं, उनका दबदबा ट्रिब्यूनल्स के अंदर रहता है। कहने को उनके अंदर जो है चेयरमैन जजेस को बना दिया जाता है, हाई कोर्ट या चीफ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को बनाया जाता है, लेकिन अंदरूनी तौर पे पूरा दबदबा उस ट्रिब्यूनल पर सरकार का होता है और सरकारें अपने हिसाब से उन ट्रिब्यूनल्स के फैसले को मॉड्यूलेट कर सकती है। तो ये दूसरा तरीका था जुडिशियरी की पावर्स को कम करने का, डाइवर्ट करने का। इसके अलावा अगर आप भारत की जुडिशियरी की हिस्ट्री में जाएंगे तो आप देखेंगे कि करीब 1980 से भारत में नेशनल जुडिशियल कमीशन की मांग उठाई जा रही है। लेकिन 40 साल बीतने के बाद भी देश के अंदर नेशनल जुडिशियल कमीशन जो है नहीं बन पाया है। कभी सरकार की मंशा नहीं रही तो कभी जो है सुप्रीम कोर्ट की मंशा नहीं रही। इसके अलावा जब हम आगे जाते हैं तो जस्टिस रूमा पाल ने जो चीज कही है वो कहते हैं कि सरकार ने 1985 में जब एक वकील साहब जो है लॉ मिनिस्टर थे देश के,
तो उन्होंने थोड़े से जो नियम कानून होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट जो होता है उसके तहत उन्होंने नियम कानूनों में थोड़ा सा फेरबदल करके उन्होंने उसके अंदर एक पॉइंट और जोड़ दिया कि पहले कोई भी अगर एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर का व्यक्ति अगर फॉरेन जाता था, फॉरेन हॉस्पिटलिटी कहीं से भी लेता था, तो उसे सरकार से परमिशन लेनी होती थी, लेकिन जजेस उस नियम के अंदर कवर नहीं होते थे। लेकिन 1985 के अंदर सरकार ने उन नियमों में बदलाव करके जुडिशियरी को भी उसके अंदर इंक्लूड कर दिया। तो जस्टिस उमापाल कहती है कि अगर किसी जज को बाहर जाना है, विदेश जाना है, तो उसको सरकार के अलग अलग विभागों के पास उसकी फाइल घूमती है। कम से कम 2 महीना पहले उनको अप्लाई करना पड़ता है, अलग अलग विभागों से वो घूमती है फाइल, और तब जाकर के उनको परमिशन मिलती है। और कई बार तो जो उनकी डिपार्चर डेट होती है तब तक भी परमिशन सरकार की तरफ से नहीं आती है। तो ऐसे में होगा क्या कि अगर किसी जज को बाहर जाना है तो उसको जाहिर सी बात है, अगर उसको अपनी फाइल जल्दी प्रोसेस करानी है तो उसे सरकार के जो अलग अलग सेक्रेटरीज हैं उनसे जो है ऑब्लिगेशन लेना पड़ेगा। और ये भी हमें ध्यान रखने की बात है कि न्यायालयों में सरकारें ही सबसे बड़ी जो है लिटिगेंट पार्टी भी होती है। तो ऐसे में जो जज अगर सरकार के अलग अलग सेक्रेटरीज से ऑब्लिगेशन लेगा तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि वक्त आने पर उन जज साहब को, जस्टिस को जो है सरकार का ये जो उनकी ऑब्लिगेशन थी उसको कहीं ना कहीं एक अनस्पोकन ऑब्लिगेशन को पे ऑफ भी करना पड़ेगा। तो क्या ये कहीं ना कहीं जुडिशियल इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा? ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। दूसरा उन्होंने कहा कि आपने ये जो है ट्रिब्यूनल्स बना दिए। अब ट्रिब्यूनल्स जो आपने बनाए, जुडिशियरी की पावर को जो आपने डाइवर्ट कर दिया ट्रिब्यूनल्स के अंदर, अब ट्रिब्यूनल्स के जितने फैसले हैं ये सारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकते हैं। तो आपने अननेसेसरी ट्रिब्यूनल्स के जरिए जो लिटिगेंट्स है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है या कोई थर्ड पार्टी है, तो ट्रिब्यूनल्स बना के आपने लिटिगेंट्स के लिए एक अननेसेसरी रास्ता लंबा कर दिया है न्याय तक पहुंचने का। अब उसमें एक तर्क दिया गया कि जी ट्रिब्यूनल्स में जो है टेक्निकल बंदे होते हैं तो उनको नॉलेज होती है, एक्सपर्टीज होती है। तो जस्टिस रूमापाल ने अपनी स्पीच में एक चीज बड़ी क्लियर कट गई। कहते हैं कि अगर टेक्निकल मेंबर्स की इतनी ही रिक्वायरमेंट है और अगर आपका ट्रिब्यूनल्स को बनाने का यही लॉजिक है, तो क्यों ना फिर सुप्रीम कोर्ट की बेंच में भी आप जो है सरकार के सेक्रेटरीज को बिठाना शुरू कर दीजिए। आज सुप्रीम कोर्ट में केस आया, इनकम टैक्स का केस आया, कल को सरकार कहेगी कि जी हम जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सेक्रेटरी को भेज रहे हैं, आप उसको बेंच में बिठाइए अपने साथ। तो कहते हैं कि ये जो पॉइंट है सर, किसी भी कोर्ट को, चाहे वो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है या कोई और कोर्ट है, जब भी उनको कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत होती है वो हमेशा बुला सकते हैं किसी भी टेक्निकल ऑफिसर को। तो ऐसा कोई बैन नहीं है जुडिशरी के ऊपर। और अगर आप कहते हैं कि भाई ट्रिब्यूनल्स की जरूरत हमें इसलिए कि फास्ट ट्रैक हो जाएंगे, जो केसेस हैं, जो इश्यूज हैं वो फास्ट ट्रैक हो जाएंगे ट्रिब्यूनल्स में, तो जो ट्रिब्यूनल्स की हिस्ट्री है वो कहीं से भी ये साबित नहीं करती है कि ट्रिब्यूनल्स बनाने से जो फैसलों का, जो मामलों का सुलझना है, जो केसेस का डिसीजन है, वो कहीं भी जुडिशियरी से ज्यादा तेज हुआ हो एक लंबे वक्त में ट्रिब्यूनल्स के जरिए। तो जो इतिहास है ट्रिब्यूनल्स का वो इस चीज को प्रूव नहीं करता है कि ट्रिब्यूनल्स में फैसले कोर्ट्स के मुकाबले जल्दी हो जाते हैं। आपने कहा कि जल्दी होंगे फैसले, जल्दी नहीं हुए, इतिहास इसके उलट है। आप कहते हैं कि उसमें टेक्निकल मेंबर्स होते हैं, तो कोर्ट के पास भी पावर है टेक्निकल एक्सपर्टीज कॉल करने के लिए किसी भी केस में। तीसरा, ट्रिब्यूनल्स के जो फैसले हैं वो जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकते तो उनकी वैलिडिटी क्या रही? वो अननेसेसरी आपने एक जो प्रोसीजर था उसको लंबा खींच दिया। तो ट्रिब्यूनल्स की जो लॉजिक था लेजिस्लेचर का या एग्जीक्यूटिव का, वो भी कहीं ना कहीं प्रोन टू एरर रहा है, गलत रहा है, और उसमें भी सुधार करने की जरूरत है। इसके बाद इस स्पीच की, जो इस मेमोरियल लेक्चर की जो सबसे खास बात जो बड़ी चर्चा में आई थी 2011 के अंदर, वो थी उसमें उन्होंने कहा कि जो हायर जुडिशियरी के 7 सिंस पे उन्होंने बात की। जस्टिस रूमापाल ने कहा कि अगर हम एक इंडिपेंडेंट जज और एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी की बात करें, तो जो 7 चीजें आज हमारी जुडिशियरी को अंदर ही अंदर खाई जा रही है, उसके ऊपर बात करने की, सोचने की जरूरत है। तो उसके अंदर जो 7 उन्होंने बताए सिंस, वो पहला सिंस क्या, उन्होंने कहा कि ब्रशिंग अंडर द कारपेट। वो कहती है कि हमारी जो जजेस हैं वो क्या करते हैं कि उनका जो कोई कलीग है, जो फेलो जज है, वो करप्ट है,
वो कहीं ना कहीं पार्शियल है किसी केस में, तो जजेस अक्सर उस चीज को इग्नोर करते हैं। उस जज को समझाया नहीं जाता, उस जज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती, उस मामले को दबा दिया जाता है। तो ये इन्होंने बड़ा क्लियर कट इसके अंदर कहा कि ब्रशिंग अंडर द कारपेट इज द फर्स्ट सिन ऑफ हायर जुडिशियरी। और कहते हैं अगर पब्लिक में कोई चर्चा करना चाहे तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास, जुडिशरी के पास एक बहुत मजबूत डंडा होता है लॉ ऑफ कंटेम्प्ट का। आप जुडिशरी के ऊपर सवाल उठाइए, आपके ऊपर कंटेम्प्ट का लॉ लगा दिया जाएगा, उठा के आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपने जुडिशरी से क्वेश्चन करने की जो पावर थी पब्लिक को, एग्जीक्यूटिव को, लेजिस्लेचर को, उसको भी कहीं ना कहीं कंटेम्प्ट लॉ के तहत दबा दिया। पहली गलती। दूसरा, हाइपोक्रासी। जस्टिस रूमापाल कहती है कि जजेस जो जस्टिस हैं, जो हमारे जजेस हैं, वो दुनिया को तो नियम कानून पढ़ाते हैं, लेकिन जब अपने ऊपर नियम कानून मानने की बात आती है तो दे टेक इट एज ए कंटेम्प्ट। अगर उनको नियम कानून फॉलो करने के लिए कहा जाए तो वो इसको कंटेम्प्ट की तरह लेते हैं। आप किसी जज की कार को चौराहे पर रुकवा दीजिए ट्रैफिक रेगुलेशन के लिए, दे फील कंटेम्प्ट। पुलिस वाले को नोटिस भेज देंगे, जेल भेज देंगे, जो है उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स लगा देंगे। तो ये जो जजेस का है कि दुनिया को नियम कानून पढ़ाएंगे, लेकिन जब अपने ऊपर नियम कानून मानने की बात आएगी तो एक वो वीआईपी कल्चर कहीं ना कहीं अंदर से जाग उठता है। हाइपोक्रेसी। थर्ड थिंग, सीक्रेसी। अब इसके अंदर जस्टिस रूमापाल ने अपने स्पीच में करीबन 3 जगह ये चीज कहा है, इन्होंने मेंशन की है कि एज आई हैव सेड एल्सवेयर that the process by which a judge is appointed to the High Court or elevated to the Supreme Court is one of the best kept secrets in the country। ये कहती है कि जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है, हायर जुडिशरी का अपॉइंटमेंट होता है, वो इस देश के सबसे खुफिया जो है डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके जरिए इस देश की हायर जुडिशरी में जजेस को अपॉइंट किया जाता है। तो कहते हैं कि ये सीक्रेसी कहीं ना कहीं जुडिशियल इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज करती है। जो एक परसेप्शन है पब्लिक के अंदर, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के अंदर, वो जुडिशियरी की इंडिपेंडेंस और इंटीग्रिटी पर क्वेश्चन मार्क लगाता है। चौथा, वो कहती है एक बहुत अच्छी चीज जो मैं कई बार नोटिस करता हूं, पिछले करीबन 10-12 सालों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की बहुत सारी जजमेंट्स को मैंने पढ़ा है। तो जस्टिस रूमापाल भी अपने जो 7 सिंस ऑफ हायर जुडिशरी में चौथे पॉइंट पे इस चीज को मेंशन करती हैं। वो कहती है कि हमारे जो बहुत सारे जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, वो क्या करते हैं, या तो किसी दूसरे जज के जो है एक्सप्लेनेशंस को, लॉजिकल रीजनिंग को उठा के एज इट इज कॉपी कर देते हैं। अगर उसको एक्नॉलेज करके कर दिया तो दैट इज दिस प्रोलिक्सिटी। एक वर्ड उन्होंने यूज किया, मैंने भी पहली बार आज पढ़ा ये वर्ड, प्रोलिक्सिटी। तो प्रोलिक्सिटी का मतलब होता है कि किसी को एक्नॉलेज करके कोट करना। और दूसरा उन्होंने कहा प्लेगरिज्म, मतलब कि किसी को बिना रेफरेंस दिए, किसी को बिना एक्नॉलेज किए उनके कंटेंट को उठा के कॉपी पेस्ट कर देना। तो कहते हैं कि हमारे जो जजेस के अगर आप जजमेंट्स पढ़ेंगे तो बहुत सारी जजमेंट्स सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट लगती है। लगता है कि वो एक फैसला नहीं लिख रहे, एक पूरी टेक्स्ट बुक लिख रहे, कंपेंडियम लिख रहे हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। उसके अंदर आपकी लॉजिकल रीजनिंग खुद की ज्यादा होनी चाहिए, और जो दूसरों के एक्नॉलेज या बिना एक्नॉलेज किए जो भी आप कॉपी पेस्ट करते हैं वो चीज कम से कम होनी चाहिए। बहुत जरूरी हो तो होनी चाहिए। ये मैंने भी बहुत बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं उनमें नोटिस किया है। और अगर आप भी डिटेल में पढ़ने जाएंगे जजमेंट्स को तो कई बार तो आपको लगेगा कि वो जजमेंट नहीं है, वो कोई नॉवल आप पढ़ रहे हैं, वो एक कंपेंडियम पढ़ रहे हैं, अलग अलग जगह से उठा के कुछ ना कुछ कॉपी पेस्ट कर दिया गया। पूरे अगर आप ऑर्डर को देखेंगे तो उसमें 80% कॉपी पेस्ट होता है दूसरी जजमेंट्स का। तो ये चीज थोड़ी सी वो कहते हैं कि कम होनी चाहिए। उसके बाद पांचवी चीज वो कहती है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस का मतलब जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव इनडिसिप्लिन नहीं है। हमारा जो जुडिशियरी के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो हमें तय होनी चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि कोई भी जज जो बैठा है उसके जो भी पावर्स हैं, उसके लिए जो भी रेस्पेक्ट है, वो एज ए पर्सन नहीं है, वो उस चेयर के लिए रेस्पेक्ट है। तो इस चीज को समझने की बहुत जरूरत है। ये हमारे यहाँ पे आप जाएंगे तो लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तीनों जगह ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है।
आप किसी आईएएस ऑफिसर के पास जाएंगे तो ही एक्ट्स एज ए माई बाप, किसी पॉलिटिशियन के पास जाएंगे ही एक्ट्स एज ए माई बाप। तो ये जो हमारे जो एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर के अंदर ये जो माई बाप वाली सोच है कि हम ही है जो कुछ है, ये सोच कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में सिस्टम के अंदर लोगों का विश्वास खत्म करती है। तो ये एक इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट, मुझे जो लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट्स अमंग द 7 उन्होंने रेज किया है कि आप अपने को खुदा ना समझें। जो आपके लिए रेस्पेक्ट है वो आपकी चेयर के लिए रेस्पेक्ट है, ना कि एज ए पर्सन आपके लिए। आपका रेस्पेक्ट एज ए जज तभी तक है जब तक आप उस चेयर पे हैं, और यू शुड बी वर्दी ऑफ दैट चेयर। आपको हर पल हर दिन ये एहसास होना चाहिए कि आपका जो कंडक्ट है वो उस चेयर के लायक होना चाहिए जिस चेयर पर आप बैठे हैं। छठी चीज वो कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, एक एरोगेंस, इंटेलेक्चुअल एरोगेंस। वो कहते हैं कई बार क्या होता है कि हमारे जजेस के सामने कोई फैसला, कोई इशू आता है, कोई केस आता है, वो उसको पूरे नियम कानूनों को ताक पे रख के अपने हिसाब से कुछ अलग ही फैसला सुना देते हैं, जिसको कि आप किसी लॉजिकल रीजनिंग से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो एक खुदा की तरह, एक शहंशाह की तरह जो है फैसला कर देते हैं, जिसके पीछे कोई बैकिंग नहीं होती, किसी मतलब कि लॉ की बैकिंग नहीं होती या किसी लॉजिकल रीजनिंग की बैकिंग नहीं होती। तो ये इसके अंदर इंटेलेक्चुअल एरोगेंस और इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी के बारे में उन्होंने लिखा है, पॉइंट रेज किया है। सातवां पॉइंट जो उन्होंने कहा है कि 7th sin जो है वो नेपोटिज्म। मतलब कि हमारे जजेस का आजकल क्या हो गया है कि जजेस के बारे में भी ये चीज कॉमन हो गई है कि भाई फलाना जो जज है उस वकील को कर लो, उस वकील की उस जज के साथ अच्छी सेटिंग है तो आपका जो है केस आपके फेवर में जाने के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। दूसरी चीज, अगर सरकार भी उस किसी केस में पार्टी है तो उस केस में भी डिपेंड करता है कि सरकार का जो है अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल कौन है, कंसर्न्ड मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी या मिनिस्टर कौन है, क्या वो उस जस्टिस के जज के गुड बुक्स में है या नहीं है, या कोई लॉयर, अगर कोई प्राइवेट पार्टी का लॉयर है तो वो जो लॉयर कंसर्न्ड है वो फलाने जज के गुड बुक में है या नहीं है। तो ये इन्होंने कहा है कि फेवर और अफेक्शन जो है ये नहीं होना चाहिए जजेस के अंदर। किसी भी जज के बारे में ये इंप्रेशन नहीं होना चाहिए कि आप फलाने आदमी से मिल लीजिए, वो फलाना आदमी जज को इन्फ्लुएंस कर देगा आपके हक में फैसला करने के लिए। तो ये इन्होंने 7th sin मेंशन किया है। एक इन्होंने बहुत अच्छी चीज एक मेंशन की है, अ जज शैल नॉट कन्वे और परमिट अदर्स टू कन्वे द इंप्रेशन दैट एनीवन इज इन अ स्पेशल पोजीशन improperly to influence the judge in the performance of judicial duties। बहुत काम की चीज है। तो ये जो 7 sins of higher judiciary जस्टिस रूमापाल ने अपने स्पीच में कहे थे, इनकी वजह से काफी ज्यादा जो है चर्चा उस दौरान 2011 में हुई थी। और 2011 से ही मेरे भी काफी मन में था कि देखें कि ये जो जस्टिस रूमापाल जैसी शख्सियतों ने जो मुद्दे उठाए हैं तो उस पर हमारे देश की जुडिशरी क्या कुछ फैसले लेगी, क्या कुछ कड़े फैसले लेगी, क्या वो अपने घर को ठीक करेंगे। लेकिन पिछले 9 साल में जो अगर कहा जाए तो जो इम्प्रेशन है वो कहीं ना कहीं निराशाजनक रहा है। जुडिशरी भले ही सबके जो है मामले सुलझाते हो, साफ करते हो, लेकिन अपना घर साफ करने में जुडिशरी कहीं ना कहीं बहुत पीछे है, और मुझे लगता है कि जुडिशरी को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो इसको जब अपनी स्पीच का समापन करते हुए जस्टिस रूमापाल ने N.A. पालखीवाला, जो एक बहुत बहुत प्रसिद्ध भारत की एक जो है जुडिशियल शख्सियत रही हैं, N.A. पालखीवाला, उनका एक कोट उन्होंने मेंशन किया है, आई वुड लाइक टू पे ट्रिब्यूट टू द ग्रेट मेजोरिटी ऑफ जजेस हु आर टू कोट N.A. पालखीवाला, men and women of integrity, combining character with caliber, who are holding the fort against enemies
both within and outside the system by discharging their duties with courage and independence. तो कहीं ना कहीं जो है जुडिशियरी के अंदर लोगों का विश्वास आज भी इसीलिए कायम है कि जुडिशियरी में अभी भी अच्छे जजेस ज़्यादा हैं और कहीं ना कहीं अनवर्दी जजेस कम हैं, तो जिसकी वजह से देश की जनता का एक बड़ा हिस्सा आज भी जुडिशियरी में विश्वास रखता है। तो दोस्तों हमें लगता है कि हमारे जो जुडिशियरी है, हायर जुडिशियरी खास करके, क्योंकि पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उनके पास है, हमें लगता है कि जस्टिस रूमापाल ने 2011 में जिन मुद्दों को उठाया था, हमारी जुडिशियरी को इन मुद्दों पर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि हम अपने घर में क्या करते हैं, हम अपने सिस्टम को कितने डिसिप्लिन से, कितने सही तरीके से चलाते हैं, उसी पर यह निर्भर करता है कि बाहर के लोगों का हमारे बारे में क्या परसेप्शन होता है, हमारी बातों का, हमारी सीख का, हमारे फैसलों का उन लोगों पर क्या इंप्रेशन पड़ता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। हायर जुडिशियरी के बारे में जो चीज़ें जस्टिस रूमापाल ने कही थी, उन चीज़ों को आप भी और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अपने लेवल पे भी आप लोग पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे और इन मुद्दों पर आगे जो चर्चा है पूरे देश में होनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।